अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये इधर कुछ कम कम लग रहे हैं बच्चे, उधर चले गए। अच्छा, ये डर के छोड़ गए, डर के। मैंने की। अच्छा, कल एक सवाल कर रहे थे। अच्छा, उसमें ना क्लास के बाद भी वो एक पॉइंट कुछ बच्चे पूछ रहे थे, फिर मैसेजेस में भी पूछ रहे थे, तो वो पॉइंट मैं चले दोबारा बता देता हूं। मैं बात कर रहा हूं बी के जो 2000 किलो इशू किए थे और उनका इशू करना रिकॉर्ड नहीं किया था, तो क्या करें? अब कर लें। तो अब सवाल यह है कि अब जब रिकॉर्ड कर लें तो उन 2000 पे कौन सा वाला रेट लगाएं? ऑटम 23 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट की बात कर रहा हूं, नासिर अब्बास कॉस्ट के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। और हम एक ऑटम 23 का सवाल कर रहे थे जिसमें एक पॉइंट नंबर 5 में पहला बुलेट पॉइंट था, दूसरा कि मटेरियल बी के 2000 किलो इशू किए थे जो रिकॉर्ड नहीं किए, तो इसकी करेक्शन क्या है? अब रिकॉर्ड कर लें। तो अब जब रिकॉर्ड कर लें तो मसला यह है कि इन 2000 किलो पे रेट कौन सा लगाएं। तो मैंने 80 लगाया था। तो सवाल यह है किसी मासूम बच्चों का कि यह कैसे पता कि 80 वाला रेट लगना है। ओपनिंग कितने थे? 30,000। नए कितने खरीदे? 315। इनका रेट कितना है? 80। इनका रेट कितना था? 80 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, 64। तो सवाल यह है कि ये जो इशू किए थे 2000, इन पे हम ये वाला रेट लगाएं या ये वाला रेट लगाएं, ये सवाल है जी। ये कुछ बच्चों को बात क्लियर नहीं हो सकी, चलें दोबारा बता देता हूं। थोड़े लंबे तरीके से बताते हैं। फिर सवाल असल में यह था कि ये 2000 जब इशू किए थे तो ये किस दिन इशू किए थे, ये तो बताया नहीं। चलें, आप जो वैरायटी कहते हैं मैं वो डाल देता हूं। 1 जून को ओपनिंग स्टॉक था 30,000, 64 वाले। अब हमने इशू किए होंगे तो ये 2000 किलो हो सकता है जून में इशू किए हो सकता है जुलाई में किए हो सकता है अगस्त में किए हो। चलो जून में इशू किए हो, ठीक है, जून में इशू करा लेते हैं। 4 जून को इशू किए थे 2000, लेकिन हम ये भूल गए, लिखना ही भूल गए, तो ओपनिंग स्टॉक में पूरे 30,000 किलो पड़े रह गए। हम इस 2000 को लिखना ही भूल गए। चलो जून में इशू किए थे, भूल गए लिखना, बस उसके बाद जिंदगी में दोबारा इशू नहीं किए, किए हैं। जब दोबारा इशू किए होंगे जून से लेके अगस्त तक, तो इतने सारे इशू कर दिए हुए, उस वक्त हम 2000 किलो इशू करना लिखना भूल गए। स्टॉक में कितने पड़े रह गए? 30,000। इनमें से 2000 निकालना भूल गए। उस दिन के बाद और भी तो इशू हुए होंगे और 2,97,000 किलो इशू हुए हैं। तो जब ये एक एक करके इशू रिकॉर्ड किया होगा तो ये खत्म नहीं हो गए होंगे, अब तक ये खत्म हो गए होंगे। उस दिन ना सही अगले हफ्ते से ही खत्म हो गए होंगे, खत्म तो हो ही गए होंगे। ये 30,000 किलो 64 वाले हमारी बुक्स में पूरे रिकॉर्ड हो चुके होंगे इशू होना। लंबा जुमला बोल दिया। ये 30,000 किलो, इनमें से अगर 2000 किलो इशू किए थे और उस दिन रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो क्या ये आज तक क्लोजिंग स्टॉक में बचे हुए आ रहे होंगे? क्यों नहीं? क्योंकि उस दिन के बाद 2.5 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, इतने सारे इशू कर दिए, तो इशू करते करते ये खत्म तो हो गए होंगे। जब ये खत्म हो ही गए होंगे तो फिर इस 2000 का इशू ना करना किस पे असर डाल रहा होगा? जो बाकी बचे हुए हैं, क्योंकि ये तो खत्म हो ही गए हुए हैं, तो बाकी जो आज बचे रह गए हैं वो ये वाले।
तो ये है जो अभी तक इसका मतलब इशू हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए। देखो दो ही रेट्स थे, 64 वाले इतने किलो थे, 80 वाले इतने किलो थे। 2000 किलो का इशू करना रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। 64 वाला रेट क्यों ना लगाएं? क्योंकि ये खत्म हो गए हुए हैं, ये यकीनन इशू हो गए होंगे। इतनी बड़ी फिगर इशू हुई हुई है तो वो यकीनन खत्म हो गए होंगे। अकाउंटेंट से बेशक तब लिखने में गलती हो गई होगी, उसके बाद अगली दफा निकल गए होंगे वो। जैसे मैंने वो जो कल बच्चा क्लास के बाद पूछ रहा था, मैंने उसको मिसाल दी थी, आपको भी देता हूं, हो सकता है काम की लगे, हो सकता है बेकार लगे। इस रूम में सबसे पहले FAR 1 की क्लास हुई, फिर ये जो बाहर अटेंडेंस वाले होते हैं इन्होंने उस रूम को खाली कराना होता है, फिर अगली क्लास अंदर आती है अटेंडेंस की वजह से, फिर FAR 2 वाले बच्चे आए, फिर वो लोग भी निकले, फिर कॉस्ट वाले बच्चे आए, फिर वो लोग भी निकलेंगे, फिर MF वाले बच्चे आएंगे, फिर वो लोग भी निकलेंगे, फिर B लॉ वाले बच्चे आएंगे। अब अगर क्लासेस दिन में खत्म हो गई, दिन पूरा गुजर गया हुआ है और 2-3 बच्चे स्टिल क्लास में बैठे रह गए हैं जिनको क्लास से निकालना भूल गए थे, वो कौन सी क्लास वाले बच्चे होंगे? आखिरी वाले। क्यों? क्योंकि पहले वाले तो चले ही गए होंगे। उस वक्त FAR 1 के बाद उनको निकालना चलो मिस हो गया, FAR 2 खाली करते करते उनको खाली कर दिया होगा, चलो फिर मिस हो गए भाई, कॉस्ट को खाली करते हुए रूम तो खाली कर रहे होंगे, तो उनको इवेंचुअली तो निकाल ही दिया होगा। तो अगर कुछ बचे रह गए हैं जिनको क्लास से निकालना भूल गए हैं, तो वो नए वाले में से ही लेटेस्ट क्लास में से बचे रह गए होंगे। तो इसलिए जो 2000 किलो हम इशू नहीं कर सके थे, वो इनमें से तो आज बचे हुए ही कोई नहीं है, ये तो निकल के खत्म हो ही गए होंगे। तो जो 2000 किलो इशू रिकॉर्ड नहीं किया, वो फिर 80 वाले ही होंगे जो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। और अगर अब भी समझ नहीं आया तो इससे ज्यादा सौदा नहीं मेरे पास बेचने को। नहीं, अभी भी नहीं समझ आया तो पांचवें पॉइंट के अंदर ये बी के 2000 किलो वाला पॉइंट था, ये मैंने रिपीट किया है। पॉइंट 6 पहले बुलेट पॉइंट तक मैं कर चुका हुआ था और आपसे गुजारिश ये की थी कि सवाल आप दोबारा सॉल्व कर लें और पूरा कर लें। तो पॉइंट 6 पहला बुलेट पॉइंट तक 3 ही चीजें थी, जिनमें से एक मैंने वैसी रिपीट कर दी है। तो और भी अगर किए हुए में से किसी को पूछना है तो पूछें, फिर मैं बाकी दोनों बुलेट पॉइंट्स भी समझाता हूं। शाजीन वो स्प्रिंग 24 मैंने कहा था शेयर करने को। शाजीन कहा था मैंने आपसे, मिस हो गया होगा, मैं दोबारा कह देता हूं। शाजीन कर दिया शेयर। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, वो एक बच्चे ने पूछी थी, बाकी लोग भी सुने। मेहनती लिमिटेड वाला एक सवाल था और इसके अलावा भी ऐसे सवाल हुए हैं बीच में जिसमें ना क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए यूनिट्स कुछ खराब हैं और उन पे हमने NRV एडजस्टमेंट करनी है। ऑटम 21 का सवाल मैंने बोर्ड पे किया था, उसमें भी ऐसा किया था। A और B के कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स थे, तो उस पे हमने NRV राइट डाउन की एंट्री की थी, किया था। जब मैं आपको इन्वेंट्री की एंट्रीज पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें ना, अगर बुक खोल रहे हैं तो पेजेस पलट के पहुंच ही जाएं, को पेज 6वां-7वां होगा या पता नहीं 5वां होगा। जब मैं आपको एंट्रीज बता रहा था, 3रा पेज है, चले 4था होगा इनफैक्ट, जहां पर मैंने लास्ट 2 एंट्रीज, 4था पेज होगा शायद, ट्रेडिंग बिजनेस ही देख लें बेशक, पेज 4, पेज 2 के एंड पे
एंट्री शुरू हो रही है ना, हाँ पेज 3, एंट्री नंबर 6 और 7, एंट्री 6 और 7। 6 में क्या किया हुआ है कि वो इन्वेंट्री हमारी मेन इन्वेंट्री ही है, बस एनआरवी राइट डाउन करने की एंट्री की है। और 7 मैंने क्या किया कि डैमेज्ड है तो उसको वहां मेन इन्वेंट्री से क्रेडिट कर दिया और टूटी फूटी इन्वेंट्री का अलग से अकाउंट बना के डाल दिया। 6 और 7 एंट्री में फर्क देखें ना। तो अब एक सवाल यह बनता है कि स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि ईयर एंड पे जो खराब चीजें पड़ी हैं उन पे एंट्री 6 करनी है कि 7 करनी है, या पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। पीरियड एंड पे स्टॉक पड़ा हुआ है और उस पड़े हुए स्टॉक में से कुछ यूनिट्स डैमेज्ड हैं, तो उन डैमेज यूनिट्स की एनआरवी कम होगी, हमें राइट डाउन करना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि उनको मेन इन्वेंट्री में ही रहने दें और सिर्फ एनआरवी राइट डाउन की एंट्री करें, यानी नंबर 6 जो लिखी हुई है मैंने, या उनको मेन इन्वेंट्री से निकाल के टूटी फूटी इन्वेंट्री के अलग अकाउंट में डालें जो मैंने एंट्री 7 की ली है। मेरा सवाल समझ आया? मैं सवाल क्या कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा स्टूडेंट को कि एंट्री 6 करनी है कि 7 करनी है? तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट 6, बाय डिफॉल्ट 6 करिएगा। बाय डिफॉल्ट एग्जामिनर आपसे एनआरवी राइट डाउन की एंट्री चाह रहा। फिर 7 किस लिए बताई? अगर इसको स्पेसिफिकली कहीं मेंशन हो गया कि इसको हमने डैमेज इन्वेंट्री के तौर पे रख लेना है तो 7 है, वरना बाय डिफॉल्ट 6 फॉलो होगी, 7 नहीं। बस जमानी याद हो गया ना, कुदरत नहीं देखने की। ये जो बच्चे सर हिला के चुप हो गए हैं, ये याद हो गई मेरी बात, याद रह जाएगी। अब इसको लिखो ना। नहीं, फिर वो जो हमारा इन्वेंट्री कार्ड है वहां से उनको निकाल देंगे, फिर उस डैमेज वाले का अलग इन्वेंट्री कार्ड बनेगा, उसको अपने इन्वेंट्री कार्ड से ही निकाल देंगे, तो वो उस इन्वेंट्री कार्ड के अंदर ही रहेगा। क्योंकि जो एनआरवी राइट डाउन है ना, ये इन्वेंट्री कार्ड, ये मैंने मुझे लगता है पहले भी कहीं बात की है, इन्वेंट्री कार्ड के अंदर एनआरवी राइट डाउन नहीं करते, उसमें कॉस्ट ही आती है। तो अगर एंट्री 6 फॉलो होनी है तो वो खराब यूनिट से ही, लेकिन इन्वेंट्री कार्ड के अंदर क्लोजिंग बैलेंस के अंदर ही रहेंगे वो। लेकिन अगर उनको निकाल के किसी और स्टोर में ले जाना है तो फिर वो उस इन्वेंट्री कार्ड से निकल के डैमेज इन्वेंट्री के इन्वेंट्री कार्ड में आ जाएंगे। तो आपने बाय डिफॉल्ट 6 फॉलो करनी है, 7 नहीं। ये वैल्यूज बता दें भाई, कल वाली तक मैं लिख दूं। एज पर रिकॉर्ड्स कितनी? 157000000 48। अच्छा, फिर इसके अलावा मैंने इसमें ए वाला ना 180,000 ऐड और यहां माइनस कर दिया हुआ था। फिर बी को 1 यहां ऐड और यहां माइनस कर लिया हुआ था। फिर सी को यहां ऐड और यहां लेस कर लिया हुआ था। फिर डी था, उसको यहां से निकाल दिया हुआ था 40,000। बस ये किया था। पॉइंट नंबर 6, सेकेंड बुलेट पॉइंट, मटेरियल ई का जब स्टोर में जाके गिनती गिनी तो 500 यूनिट्स फालतू पड़े हुए थे। कैसे पता चला 500 ज्यादा है? किससे ज्यादा है? हाँ, जो रिकॉर्ड्स के मुताबिक शो हो रहे थे, यानी इन्वेंट्री कार्ड में जो शो हो रहे थे उससे ज्यादा पड़े हुए थे, तो ये एक्सेस थे। जब उसकी रीजन ढूंढी तो रीजन ये पता चली कि एक तो 200 यूनिट्स थे जो हमारे थे ही नहीं, सप्लायर हमें गलती से दे गया था। तो अगर तो हम कमीने हुए तो हम तो इन पे कब्जा कर लेंगे, और अगर कमीने ना हुए तो फिर वापस करेंगे। यानी ये हमारे पास गलती से आ गए, ये अमानत के तौर पे पड़े हैं, तो इनको अपनी इन्वेंट्री कह दें। तो इन 200 का तो कुछ भी नहीं करना, इन 200 का कुछ नहीं करना, वापस करना है कल को, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं करना। और जो 300 थे वो हमें खरीद के पहुंचे जरूर थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो अब रिकॉर्ड कर लें। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 300 इंटू 40, और यहां कुछ नहीं। तो ये दूसरा बुलेट पॉइंट था पॉइंट 6 का। अगर किसी अच्छे बच्चे ने सवाल को पूरा किया था तो ये दूसरा बुलेट पॉइंट डन।
चलो ठीक है, शाबाश। आखिरी बुलेट पॉइंट, ये जो आखिरी बुलेट पॉइंट है ना, ये काफी मुश्किल सा है। मैं आपको ना 2-3 तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। रॉ मटेरियल है और डैमेज्ड है। अगर फिनिश गुड्स डैमेज्ड होती, फिनिश्ड गुड्स, तो फिनिश गुड्स ना हमने बेचनी होती हैं, बेचनी। तो हम उनकी एनआरवी कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू रिपेयर और कॉस्ट टू सेल। और ये भी कुछ सवालों में किया पहले कि अगर एक से ज्यादा तरीके हैं बेचने के, तो एनआरवी कौन सी लें? जो हायर है। फिनिश गुड्स में तो ये बात बिल्कुल लॉजिकल भी है क्योंकि वो बेचनी होती है, लेकिन रॉ मटेरियल बेचना तो नहीं है, वो तो इस्तेमाल करना होता है, इसलिए उसकी एनआरवी इस तरीके से नहीं निकलती। उसकी एनआरवी का तरीका क्या बताया था? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है कि अब खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। तो अब इस मटेरियल की एनआरवी निकालनी है। ये कैसे पता एनआरवी निकालनी है? क्योंकि डैमेज्ड पड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई एनआरवी राइट डाउन करना होगा। अब वो कैसे करें? ये तो निकाल सकते हैं 8000, एज इट इज बेच दें तो 8000 का बिकेगा, लेकिन अगर रिपेयर करा लें तो कितने का बिकेगा? ये कहां लिखा है? 9 का बिकेगा। यानी परचेज प्राइस। हाँ जी, इसको ना हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा क्योंकि हमने बेचना तो होता नहीं है। तो इसको हम इस तरह सोच लेंगे कि अगर अब इसको रिपेयर करवा लें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम इसको रिपेयर करवा लेते हैं तो रिपेयर करने का मतलब है ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसे ही बेच देते हैं टूटा फूटा तो इतने का बिकेगा। तो अगर हम इसको रिपेयर करवा लेते हैं और बेचेंगे तो नहीं, लेकिन रिपेयर करवा के ये कितनी वर्थ की चीज बन जाएगी? 12000 की। चाहे आप ऐसे समझ लें कि अब हम रिपेयर करा के अपने पास से निकाल के बेच देंगे इसको, तो कितने का बेच देंगे? जितने का मार्केट में मिलता है। अब अगर इस तरीके से इसकी एनआरवी निकालें तो वो बनेगी 9000। एनआरवी क्या लें? 9000। कॉस्ट कितनी है इसकी? 12000। तो 3000 एनआरवी राइट डाउन हो जाएगा। 3000 एनआरवी राइट डाउन हो जाएगा। ये आल्दो के मैंने इतनी अच्छी रीजन नहीं बताई है, असल रीजन इसकी कोई और है, लेकिन अगर समझने में समझ आती है तो बस काम चलाओ तरीका है, डन। नहीं समझ आई? चलें फिर एक कोशिश और करता हूं, और फिर जो इसका असल कॉन्सेप्ट है फिर वो भी बता दूंगा। है जी? ना बताऊं? चलें ये कोशिश पहले करता हूं ना। रॉ मटेरियल है तो इसको हमने बेचना तो नहीं होता, इसको तो हमने इस्तेमाल करना होता है। तो एनआरवी निकालते हुए एक ऑप्शन है कि हम इसको एज इट इज 8000 का बेच दें। दूसरी ऑप्शन है कि हम इसको 3000 का ठीक करवा लें। अब ठीक करवाने के बाद क्या करें? तो ठीक करवा लेने के बाद हमें वो 12000 का फायदा कैसे दे जाएगा? अगर वो फौत हो जाता तो और खरीदना पड़ता ना। हमने 3000 खर्च करके बचा लिया, तो अब हम कितना फायदा ले सकते? कितना फायदा हो गया हमें इस बात का? 12000 की चीज अब हमें खरीदनी नहीं पड़ेगी। मान लो कि बेच नहीं रहे, लेकिन हम इसको एज अ फायदा वैसे देख रहे हैं कि 3000 खर्च करके अब ये 12000 हमने बचा लिए। 12 कैसे बचा लिए? अब नहीं खरीदना पड़ेगा ना, दोबारा खरीदते तो 12 का खरीदते तो नहीं खरीदना पड़ेगा। हमने इतना खर्च करके इसका इलाज करा लिया, अब ठीक हो गया, तो हमें 12000 रुपए बचा देगा। यानी नेट एनआरवी क्या होती है? नेट रिलायजेबल वैल्यू होती है। अरे कैसे याद रह जाता है आपको सारा? वो होती क्या है कि हमें नेट क्या फायदा मिलेगा। तो हमें अगर इलाज के बगैर बेचते हैं तो यह फायदा मिलेगा, अगर इलाज करा लेते हैं तो यह फायदा मिलेगा। अब यह फायदा मिल कैसे रहा है? 12000 का बेच नहीं रहे, 12000 बच जाएगा। कैसे? कि खरीदना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको एज अ फायदा लिखा है। तो इस सूरत में नेट ये फायदा है, इस सूरत में नेट ये फायदा है, इसलिए हम इसको एनआरवी कह देते हैं। और 12000 कॉस्ट, अच्छा 12000 ही ना समझ आया किसी को, 400 यूनिट्स हैं और इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट चल रही है वो 30 है, क्योंकि बचे पड़े हैं ना, तो नए में से ही बचे पड़े होंगे। तो ये 30 वाले हैं, तो 12000 कॉस्ट है इनकी। तो 12000 कॉस्ट है, एनआरवी 9000 है, तो हम 3000 का राइट डाउन कर देंगे।
अच्छा, अब इस पॉइंट को देख के ना, अगर आप ये कंक्लूजन निकालेंगे यार इतने दिन लगा दिए चैप्टर को तो ये तो समझ ही नहीं आया, इस किस्म का एक आधा मनूस पॉइंट सवालों में हो सकता है, पूरे 9 नंबर इस पॉइंट के नहीं है, पूरे 9 नंबर इस पॉइंट के नहीं मिलने हैं कि ये पॉइंट कर लिया जिसने वो पास है, जिसने ये पॉइंट छोड़ दिया वो फेल है। तो अगर कोई पेपर में इस तरह का अजीब सा पॉइंट आ जाता है तो उससे ये कॉन्फिडेंस खराब ना करें कि ये तो चैप्टर ही बेकार हो गया। तो ये आम इंसान के बच्चे के बस की बात नहीं था ये पॉइंट। इसके अलावा बाकी सवाल में अगर आप बताएं कोई बहुत मुश्किल बात जो अभी भी क्लियर नहीं हो रही तो राइट डाउन हमें कौन सा ये एफ 12,000 बल्कि नहीं 400 इंटू 30 माइनस 9,000। 9,000 कैसे निकला? वर्किंग 2 और वर्किंग 2 ये जी। तो हम इसको एनआरवी लेते हैं और 4,000 राइट डाउन करते हैं। हाँ ये मैं आपको जो असल रीजन बता दूं ना उसके बाद देखिएगा आपको शायद जवाब मिल जाए। जिसको ये 12,000 वाली जबरदस्ती वाली बात समझ आ गई तो इसको हजम कर लें, नहीं तो इसका असल रीजन भी बताता हूं। यहां पर इसका फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि पी एंड एल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, तो यहां पर इसका कोई काम नहीं है। चलिए अब असल रीजन बताता हूं। असल रीजन बताता हूं। हम लोग कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करते हैं। अच्छा, ये 10 और 13,000 अगर कोई सवाल में ढूंढ रहा है तो मैंने एम ही लिखा है, ठीक है, वैसी एक बात समझा रहा हूं। हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करते हैं। बुक्स में यानी रिकॉर्ड्स में कौन सी वैल्यू अवेलेबल है? कॉस्ट, क्योंकि हमने रिकॉर्ड कॉस्ट किया हुआ है। हम सिर्फ ये तसल्ली करना चाह रहे होते हैं कि ये एसेट कहीं औकात से बढ़ा के तो नहीं हम शो करने लगे, तो हम उसकी औकात से कंपेयर करते हैं। अगर इसकी औकात इससे ज्यादा है तो बेफिक्र होके हम अपने रिकॉर्ड में ये इन्वेंट्री एसेट 10,000 का रहने दें। लेकिन अगर इसकी औकात गिर गई हुई है तो हम इस एसेट को 10 से कम करके 8 पे यानी 2,000 का हम नुकसान एक्सपेंस बना लेते हैं। क्या इसको बेच दिया है सस्ता? हम सिर्फ ये सोचते हुए कि अब इसकी वो वर्थ रही नहीं है, इसकी हालत फिजिकल टूट फूट के खराब हो चुकी हुई है, तो हमें 2,000 का नुकसान समझो हुआ पड़ा है, तो वो 2,000 का नुकसान हम अभी ही बुक्स में ले आते हैं। 2,000 कैसे? ये डिफरेंस राइट डाउन को कह रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वेंट्री को बुक्स में रहना तो चाहिए था किस पे? कॉस्ट पे। लेकिन सिर्फ ईयर एंड पे हम ये तसल्ली करना चाह रहे थे कि इससे मिलने वाले बेनिफिट्स कहीं इससे कम तो नहीं है। अगर ज्यादा है यानी एनआरवी ज्यादा है तो कॉस्ट पे रहने दें, लेकिन अगर एनआरवी कम है यानी ये एसेट अपनी वर्थ खो चुका हुआ है, तो जो नुकसान हुआ पड़ा है वो हमें अभी ही एक्सपेंस मान लेना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। हम लोग एनआरवी हाईएस्ट वाली ले रहे होते हैं। क्यों? मैं आपको इस रॉ मटेरियल की नहीं वैसे बात कर रहा हूं कि हम एनआरवी हाईएस्ट वाली ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक्स ही अकलमंदी है कि बिजनेस वही स्टेप लेगा जहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो अगर एक से ज्यादा एनआरवी की ऑप्शंस हों तो हम हाईएस्ट वाली लेते हैं, यानी जो वैल्यू हमें लग रहा है गिर चुकी हुई है हम उसको नुकसान एक्सपेंस बनाते हुए कौन सा वाला एक्सपेंस लेंगे? जो कम है। अगर हमारे पास पड़ी हुई इन्वेंट्री बेचने के एक से ज्यादा हल हैं, जाग रहे हैं उधर वाले भी, उस रूम वाले भी, पता नहीं क्या कह रहा था। हाँ, अगर पड़ी हुई इन्वेंट्री को बेचने के एक से ज्यादा हल मौजूद हैं तो हम एनआरवी कौन सी वाली लेते हैं? जो हायर है। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे होते हैं कि जो राइट डाउन रिकॉर्ड करना है वो कम से कम हो, क्योंकि बिजनेस अकलमंदी वाला फैसला करेगा, तो हम नुकसान यानी एक्सपेंस कम से कम वाला ही यकीनन प्रेफर करेंगे। मकसद ये नहीं है कि किसी तरह हमारा एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हो जाए, मकसद ये है कि हम यकीनन वो कदम उठाएंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। यकीनन हम वो कदम उठाएंगे जहां ज्यादा एनआरवी आएगी, यकीनन हम वो कदम उठाएंगे कि हमारा राइट डाउन कम होगा, नुकसान कम होगा। अब आते हैं रॉ मटेरियल पे।
इस रॉ मटेरियल पे एक तरफ हमारा नुकसान होने जा रहा है 4,000 का। कैसे? 12 का खरीदा हुआ था, 8 का बेचें और अब उसकी जगह 12 का लाएं, कितना नुकसान हुआ बैठे बैठाए? 4। और दूसरा 3,000 खर्च करके इसको ठीक करा लें, तो नुकसान क्या हुआ? 3। तो किस नुकसान की तरफ जाएंगे हम? 3। चलें, इससे पहले कि शैतान और वसवसे डाले, ये हो गया सवाल। अच्छा, अब ना आपसे एक अभी अभी ग्रुप में शेयर हुआ होगा सवाल, स्प्रिंग 24, और अगर नेट नहीं है अभी आपके पास, पासवर्ड तो मुझे भी नहीं पता, किसी के पास अभी नहीं ये सहूलत अवेलेबल, यानी स्प्रिंग 24 का सवाल अगर मैं आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूं तो किसी के पास सहूलत अवेलेबल नहीं? चलें कोई बात नहीं, मैं सामने स्क्रीन पे खोल लेता हूं। है जी? नहीं, ग्रुप में आ गया है, लेकिन वो इंटरनेट नहीं होगा ना सबके पास, वो फ्री का वाईफाई यूज करते हैं ना, तो क्या करूं? पैकेज करवा दूं? इजी लोड भी ना करा दूं साथ? अच्छा, जिनके पास पहुंच गया है, और ये ऑनलाइन वाले तो करो ना भाई, आईकैप की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट, यानी रीसेंट, जिनके पास पहुंच गया है उसमें क्वेश्चन 5 था, और जिनके पास नहीं पहुंचा तो मैं ना इधर स्क्रीन पे खोल लेता हूं। क्वेश्चन 5 था शादमान इंटरप्राइजेस के नाम से। अच्छा, सवाल कितने लोगों के पास खुल गया? तो मैं फिर वो जगह घिर जाती है ना मेरी स्क्रीन खोलता हूं तो। बस ठीक है, मेजोरिटी के पास तो हो ही है, चल जाएगा काम के स्क्रीन खोलूं सामने। अच्छा चलें, जितना मैं चला सका काम चला लूंगा, बाकी फिर स्क्रीन ऊपर कर दूंगा। कोई लाइट शेड नजर आ रही है? देखना नूर उसको। अच्छा, जिनके पास सवाल पहुंच गए वो क्या तमाशा देख रहे हो? सवाल पढ़े ना उतनी देर में। ये तो चलता ही नहीं है। चले, मैं इधर देखता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सवाल पढ़ ले, मैं करता हूँ। अच्छा, जो लोग ना इसको देख के डर गए, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस अगर कोई और आउट्स हैं तो, नहीं है तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस।
अब ये जो सामने आपको इतना बड़ा टेबल नजर आ रहा है ना, ये बच्चों को डराने के लिए इन्होंने बनाया था, वरना अगर आप और करें तो देखिए ये क्या चीज बनेगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो वो उन्होंने खुद कह भी दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। 22 लाख ये हो गया डायरेक्ट लेबर FOH, 22 11 13, ये क्या चीज बनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड हुई, क्लोजिंग लेस हुई, क्या बन गया, तो बस उसी को उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल कहा होगा, और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस की तो ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पढ़ा है, ये उसी को ही बस उन्होंने एक टेबल फॉर्मेट में लिख के दिखाया बस। तो जो साल गुजरा 31 दिसंबर 2023, 2 प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आपको प्रोडक्ट वाइज यूनिट्स की भी और अमाउंट की भी ये सब डाटा दिया हुआ है। तो पहले तो इस टेबल पे गौर कर लें कि टेबल ना समझ आया हो किसी को तो। हाँ जी, फॉर द ईयर 2023 आपको ये प्रोडक्ट ए और बी का अलग अलग सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी अंदर तोड़ें तो मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, FOH, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये सब अलग अलग तोड़ के बताया हुआ है। यूनिट्स भी अवेलेबल हैं और टोटल अमाउंट्स भी हैं। हाँ जी, ये पढ़ लिया तो मैं आगे चलो जी। ये टेबल, जो लोग जाग रहे हैं, टेबल पढ़ लिया। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री की सही वैल्यू निकालनी है। क्यों सही निकालनी है? क्योंकि जो ऊपर थी वो गलत है। क्या गलतियां हैं? ये सारी गलतियां। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ठीक करके निकालनी। जो सवाल पहले किया था उसमें क्या था, रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ठीक निकालनी थी, अब फिनिश गुड्स की निकालनी। यानी फिनिश गुड्स की वैल्यू में अगर गलतियां हैं तो वो मटेरियल की गलतियां भी हो सकती हैं, लेबर की गलतियां भी हो सकती हैं, FOH की गलतियां भी हो सकती हैं। ये अब पिछले सवाल से इसका दर्जा बढ़ गया कि पिछले सवाल में सिर्फ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग था, तो एरर भी सिर्फ रॉ मटेरियल से रिलेटेड थे। अब ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और फिनिश गुड्स की गलतियां हैं, तो मटेरियल का एरर भी हो सकता है, लेबर FOH का भी हो सकता है। तरीका वही है कि जो अवेलेबल है उसे शुरू कर लेते हैं और गलतियां ठीक कर लेते हैं। चलें एडिशन इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं एक एक करके। पहले पढ़ लें आप सारे, फिर मैं समझाता हूं। अच्छा, अब इन्वेंटरी वैल्यूएशन डन, तकरीबन सारे पास पेपर्स डन, अच्छी खासी प्रैक्टिस डन, तो फिर टेस्ट शुड बी डन। और ये जो PRC के बच्चे अपनी तरफ से PRC पास करके समझते हैं ना 25% ऑफ CA% हो गया, तो आपने तब बड़े बड़े सवाल लिख लिख के नहीं किए होते। इसलिए FAR1 कॉस्ट, ये बड़े सवाल लिख के करने के आपके पास 3 तरीके हैं। होमवर्क कर लें, टेस्ट दे दें, या अटेम्प्ट दे दे के कर लें। तो कौन सा तरीका बेहतर है? होमवर्क और टेस्ट कर लें तो बेहतर है। तो होमवर्क तो उम्मीद है करते होंगे, तो टेस्ट भी करना शुरू कर दें। तो जुम्मे वाले दिन, और जिसका कोई बहुत और शदीद मसला हो कि वो कुछ 4 कॉलेजेस में और पढ़ता है, कोई क्लैश बन जाता है, तो चलो सैटरडे को दे देना। तो जुम्मे हफ्ते को आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टेस्ट दे दें सारे के सारे। क्लास टाइम में नहीं होता, सुबह से लेके शाम तक अवेलेबल है रूम 17 शायद, तो आप जिस टाइम फारिग हो जाकर टेस्ट दे दें। अच्छा, हम सवाल पढ़ रहे थे, 2 प्रोडक्ट्स हैं और ये जो ABCDEFG घुसा दिया ना, वो बस ये फर्क कर रहा है कि रॉ मटेरियल Y की जब हम कोई बात कर रहे हो तो वो A के डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही होगी, और जब हम रॉ मटेरियल Z का कोई एरर बता रहे होंगे तो वो प्रोडक्ट B की बात हो रही होगी। ये पहले पॉइंट का मतलब है।
दूसरा पॉइंट किसी को पढ़ के समझ ना आया तो शर्म आनी चाहिए। और 3 का मतलब यह है कि एफओएच तो पूरी फैक्ट्री के होंगे ना, तो हमने तो प्रोडक्ट ए और बी की अलग अलग कैलकुलेशन करनी होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो एफओएच हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की रेशो में बांटते हैं, और ये जो रेशो में बांटना है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले चैप्टर में हमने करना ही करना है काम, जो अगला चैप्टर मैंने कल शुरू कराना है उसमें हमने ये काम बहुत ज्यादा करना है। तो ये बात वैसे तो आज सॉल्व करते हुए समझ आ जाएगी, लेकिन अगर ना भी आई तो ओवरहेड्स का बांटना ही हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है बहुत ज्यादा। तो तीसरे पॉइंट का मतलब ये है, और चौथे पॉइंट का मतलब ये है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको 400 पर आवर पे किया जाता है। ये हो गई इंफॉर्मेशन। एरर क्या हुए? एक एरर ये हुआ कि वाई खरीदा था, यानी प्रोडक्ट ए का मटेरियल खरीदा था जो हमें इतना सस्ता मिला था। ऊपर चला गया। वो जो ऊपर देखें परचेजेस में 27 लाख नजर आ रहा है, 30,000 यूनिट्स, और बी में 40,000 यूनिट्स 32 लाख। तो पॉइंट एरर 1 का मतलब यह है कि असल में हमें ट्रेड डिस्काउंट मटेरियल वाई यानी प्रोडक्ट ए के मटेरियल पे मिला था, लेकिन गलती से उसको प्रोडक्ट बी के मटेरियल पे रिकॉर्ड कर लिया। यानी ये जो ऊपर फिगर्स नजर आ रही हैं, असल में इसको 1/20 कम करना था, इसको 1/20 कम कर दिया हुआ है। सही करने के लिए क्या करें? इसको कम करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। लेकिन हम एरर ठीक किस में कर रहे हैं? फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में। तो अगर ये परचेजेस और ये परचेजेस गलत रिकॉर्ड हुई हैं, ये थोड़ी सी गहरी बात है, मटेरियल परचेज करना गलत रिकॉर्ड हुआ है, परचेज करना, तो फिनिश गुड्स पे क्या असर जा रहा होगा? इशू करना गलत रिकॉर्ड हुआ है, वो असर जा रहा होगा। ये मटेरियल खरीदने की फिगर है, हम रॉ मटेरियल के स्टॉक का सवाल नहीं सॉल्व कर रहे, हम फिनिश गुड्स के स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो फिनिश गुड्स के स्टॉक में फर्क एरर का कब पड़ेगा? जब वो इशू होंगे, यानी जितना मटेरियल इशू हुआ होगा वो गलत रेट पे इशू हो गया होगा। प्रोडक्ट ए का मटेरियल महंगे रेट पे इशू हो गया है और प्रोडक्ट बी का सस्ते रेट पे इशू हो गया हुआ है। तो हमें प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट ए के लिए क्या करना है? कम करना है, क्योंकि असल में सस्ता वो था, और प्रोडक्ट बी में ऐड कर देना है। और मटेरियल का एरर यही था, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। ये मटेरियल का एरर नहीं है, तो ये मैं मटेरियल का एरर नंबर 1 ठीक करने लगा हूं। और हमने ठीक करना क्या है? क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो इसमें यहां तक जो मैंने बताया कि मटेरियल कंज्यूम को ठीक करना है, ये बात समझ आई? अच्छा, इसमें ना अब ये रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, और रीसेंट अटेम्प्ट का कॉस्ट बहुत मुश्किल था। ये भी मेरे ख्याल में मुश्किल सवाल ही है। इसमें डबल मुश्किल ये पड़ गई थी कि मटेरियल को तो स्टूडेंट सोच लेगा कि मटेरियल कॉस्ट को कम करना है, बढ़ाना है, लेकिन इवेंचुअली हम चीज क्या ठीक करने जा रहे हैं? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हम जो एरर ठीक करने का मतलब, आप जो इस वक्त अगर साथ साथ जिंदा चल रहे हैं तो इतना तो इंटरप्रेट एक नॉर्मल बच्चा कर ही लेगा कि मटेरियल परचेज करना यानी रेट की गलती थी, तो फिनिश गुड्स पे आते आते उसका असर कहां पड़ेगा? मटेरियल इशूड। लेकिन वो असर आपने ठीक कर भी लिया तो वो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ठीक करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स तक कैसे गलती पहुंचाएंगे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में इस एरर को कैसे ठीक करेंगे? जी कितना? ये 1/20 नहीं, फिर क्या करेंगे? वो तो मटेरियल इशू हुआ था ना। देखो, मटेरियल के रेट की गलती थी, पढ़ा जाएगा ये? ठीक है, मटेरियल के रेट की गलती थी, तो उसका असर कहां पड़ा? मटेरियल इशू करने पे। अब मैं कह रहा हूं कि ये हम गलती अगर ठीक कर भी देते हैं तो हम तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ठीक कर रहे होंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के स्टॉक को कैसे ठीक करें? प्रोपोर्शन में इससे ज्यादा बेहतर कोई बात अगर ठीक है, शाबाश। देखो, क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी तो फाइफो मेथड से ही निकली होगी, यानी अगर फिनिश गुड्स के 12,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं तो फाइफो मेथड है, ये किन में से होंगे?
कॉस्ट जो नए बनाए उनमें से होंगे, यानी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नई कैलकुलेट करके सही वाला पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसको 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक निकल आएगा। वो लगा जाके रॉ मटेरियल का स्टॉक ठीक कर रहे थे पिछले सवाल में, तो हमने रॉ मटेरियल के स्टॉक की एक कैलकुलेशन चलाई और एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की चलाई, और हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक में ही गलतियां ठीक कर रहे थे। अब बात आ गई यहां पर गड़बड़ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। हमें एरर तो उसने मटेरियल का बताया, तो मटेरियल का एरर ठीक करेंगे भी तो इसका असर किस पे जाएगा? मटेरियल मिट गया, मटेरियल कंज्यूम को ही ठीक करेंगे ना, यानी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ठीक कर रहे होंगे। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैसे ठीक कर रहे हैं? पहले हम सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालेंगे, सही पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, और वो सही वाला रेट इन 12,000 क्लोजिंग स्टॉक के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स ठीक हो जाएंगे। यानी हम लोग डायरेक्टली क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं ठीक कर पाएंगे। अब ये बात समझे? तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ठीक करनी पड़ेगी। ये डबल कन्वर्जन की वजह से सवाल बहुत मुश्किल बन गया था। ये मैं स्प्रिंग जाग रहे हैं ना, स्प्रिंग 24 सॉल्व कर रहा हूं, और सवाल की अप्रोच यह है कि हमें क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ठीक निकालनी है, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हम डायरेक्टली ठीक नहीं निकाल सकते। अप्रोच क्या बनी सवाल की? हमें पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ठीक निकालनी पड़ेगी। तो सवाल की अप्रोच यह है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ठीक करने लगे हैं, ए की और बी की। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल से शुरू करते हैं। अभी इस वक्त कितनी है जी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम अभी कितनी है? 22 लाख। और ये इस वक्त गिवन है। और एरर हमें क्या पता चला कि जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड था, कंज्यूम्ड, वो गलत रेट पे कंज्यूम रिकॉर्ड हो गया। क्या गलत रेट लग गया? डिस्काउंट यानी सस्ता होना, असल में ए का सस्ता था, वो सस्ता हमने बी में कर लिया, तो बी में ऐड कर देते हैं और ए में से माइनस कर देते हैं। अच्छा, जगह यही है मेरे पास, चलें इधर कहीं करते हैं। पहले ए को सॉल्व करता हूं। कितने यूनिट्स ए के खरीदे थे? ए वाले रॉ मटेरियल के कितने यूनिट्स खरीदे थे? 30,000। कितने रुपए ये सस्ते थे जो हम उसको सस्ता करना भूल गए? 1,20,000। तो डिस्काउंट कितना? 4। अच्छा, ये मैं पूरी कर लूं ना, फिर इसको दोबारा समझाऊंगा कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। कहानी दोबारा सुने। हम लोग ए के लिए खरीदा हुआ मटेरियल महंगा रिकॉर्ड कर गए हुए हैं, यानी उस पर जो डिस्काउंट मिला था वो डिस्काउंट कंसिडर करना भूल गए, तो डिस्काउंट अब कंसिडर कर लेते हैं। कितना डिस्काउंट मिला था? इतना, ये 4 रुपए, समझ आया? लेकिन हम इस वक्त परचेजेस को ठीक कर रहे हैं या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को ठीक कर रहे हैं? हम ये सारा सवाल अल्टीमेटली किसको ठीक करने चाह रहे हैं? कंज्यूम को ना। तो ये 30,000 खरीदे थे, 10 अभी भी बचे रह गए। इस्तेमाल कंज्यूम कितने हो गए? 20,000। 10 तो अभी भी बचे रह गए, ये 10 इन्हीं में से बचे होंगे। 20,000 जो इस्तेमाल हो गए, यानी जो मटेरियल कंज्यूम्ड
20,000 पे 4 को सस्ता करना है, 20,000 यूनिट को 4 रुपए सस्ता करना है, तो कितना टोटल सस्ता करना है? 80। नहीं, ऊपर से गया, बाकी किस थी? हमने करना क्या? हम कौन सा रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल स्टॉक करने को ठीक करने को तो नहीं कहा। हम तो सवाल में सिर्फ फिनिश गुड्स का स्टॉक ठीक कर रहे हैं ना। सवाल में यह रिक्वायर्ड है कि फिनिश गुड्स का स्टॉक ठीक कर दें। अगर पूछा होता कि रॉ मटेरियल का स्टॉक ठीक कर दें तो हम रॉ मटेरियल की भी स्टॉक ठीक कर लेते। हमसे पूछा ही सिर्फ फिनिश गुड्स का स्टॉक ठीक करना है। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, यह सवाल मुश्किल है, मैं बता रहा हूं मुश्किल है, तो अगर मरने वाले हो गए तो भाई करना तो है ना कि नहीं करना? करना है। बस मुश्किलें हैं लेकिन समझें, और ये पास्ट प्रैक्टिस है कि अगर कोई बहुत आवाम को तकलीफ देने वाला सवाल टेस्ट होता है तो वो कुछ नस्लों तक बदल बदल के तकलीफ देता रहता है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि यही सवाल एज इट इज टेस्ट होगा, हो सकता है ये एडजस्टमेंट इस तरह की किसी और सवाल में टेस्ट हो जाए। ये 80,000 वाली बात समझ आई या नहीं? इतना रुपए सस्ता था जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो कंजम्पशन भी महंगी रिकॉर्ड हो गई, तो हमने कंजम्पशन को 4 रुपए सस्ता कर लिया। और ये 20,000 क्या है? 30,000 यूनिट्स खरीदे थे, 10 अभी भी पड़े हुए, मतलब 20,000 प्रोडक्शन को इशू हो गए। तो वो जो 20,000 है ये मैंने उनकी फिगर ठीक की, और बिल्कुल यही काम इसी में आगे चल रहा हूं, यही वर्किंग 1 को आगे चला रहा हूं। बी, इसमें क्या हुआ? इसमें बिला वजह डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया। कितना डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया? बिल्कुल सेम काम करने लगा। 120,000 डिवाइडेड बाय 40 जी, 3 रुपए फालतू डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया। तो कितने मटेरियल के यूनिट्स प्रोडक्शन को इशू हो गए हुए हैं? 33,000 वो सस्ते इशू हो गए हुए हैं, फालतू डिस्काउंट चला गया है, उनको महंगा करना है। तो क्या करूं? $33,000 इंटू 3 रुपए 99। तो हम प्रोडक्ट बी वाली मटेरियल कंजम्पशन को 99,000 से बढ़ा देते हैं। और ऐसा करने से हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ठीक हो गई। टू 120 000 3240 000। ये जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करेक्ट वाली निकालना चाह रहे हैं, तो करेक्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई हमारे पास। ये सही नहीं है? नहीं नहीं सही है, ऐड करना है ना, यही बनेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ठीक करना शुरू किया है, मटेरियल कॉस्ट ठीक कर लिया। आगे लेबर एफओ आसान है, मटेरियल कॉस्ट ओके। ये मैंने मिटाना है वर्किंग 1। अच्छा एक काम फिर ये करें कि इंटरनेट नहीं है, कैमरा तो है ना, सवाल की पिक्चर खींचें ताकि मैं वो जगह खाली करूं। है जी, समझ नहीं आई? ये ग्रुप में मैंने अभी शेयर कराया ना, पहले भी भेजा हुआ, पहले बता देते यार इतनी जगह घेरी। चलें बहरहाल जिसने खींची तस्वीर वो उसकी खींचे ताकि मैं वो जगह खाली करूं। हाँ जी, सवाल गायब करना है मैंने। उठने में तो हाथ से लिखा जाना था। चलो ठीक है बेटे, वो लाइट्स ऑन कर दो, वो लाइट सारी ऑन कर दे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ठीक हो गई। इसी सवाल में आगे चल रहा हूं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ठीक करते हैं।
ये इसी में आगे चल रहा हूं। गिवन कितनी है? जी जी बताएं, एरर क्या है? एरर ये है पॉइंट नंबर 2 के प्रोडक्ट ए बनाने के लिए जो इनडायरेक्ट लेबर थी उसको भी डायरेक्ट लेबर ही रिकॉर्ड कर लिया। असल में क्या होना चाहिए था? इनडायरेक्ट। ये तो एफओएच है ना, तो प्रोडक्ट ए में एक डायरेक्ट लेबर गलत रिकॉर्ड कर ली है, असल में वो एफओएच है। तो अभी हम डायरेक्ट लेबर को ठीक कर रहे हैं, क्या करें? माइनस कर दें। तो इसमें एरर ये है कि इसमें हमने इनडायरेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। कितने घंटे? 1 घंटा। ये हम यहां से निकाल देते हैं। प्रोडक्ट बी में भी कोई मसला है जी? नहीं। तो सही लेबर बन गई 10 लाख, और ये तो फिर है ही सही, ऐसी शक किया उस पर, ये सही है भाई। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सही वाली आ गई और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सही वाली आ गई। अब क्या करें? अब सही वाली एफओएच निकालते हैं। अच्छा, जो बच्चे भी जाग रहे हैं ना, एक परेशानी और ये बन जाती है कि इतने बड़े सवाल को मैंने तो ये इस तरह मैनेज कर लिया, तो आपको कैसे पता लगेगा क्या पैसे पहले कैलकुलेट करना है, क्या बाद में कैलकुलेट करना है? बस जो समझ आ रहा है ना कैलकुलेट करते जाए। एक बार सारी कैलकुलेशंस कर लें। अगर अपना फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा तो सारी कैलकुलेशंस तो कर ली होंगी, उसके बाद उन फिगर्स को इस्तेमाल करके फिर एक साफ सुथरा फॉर्मेट दोबारा बना दें। तो इसलिए अगर ये चीज के सर ने पहले कैसे मैनेज कर लिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है, ना हो जगह मैनेज। जो समझ आ रहा है सॉल्व करते जाएं। जितनी मैंने अभी कैलकुलेशन की है, सवाल की अप्रोच किसी को समझ आई है तो है ना? तो जो समझ आया कैलकुलेशन शुरू करें। जब कैलकुलेशन होनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर और भी हिंट मिलने शुरू हो जाते हैं। सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर होता जाता है। तो उसके बाद अगर आपको अपनी वर्किंग पसंद ना आए तो आप उस सारी मेहनत को फिर एक और फॉर्मेट में साफ सुथरा करके लिखें, और जो पहले किया हुआ था उनके रेफरेंस दे दें, कुछ तारें जोड़ दें, तो फिर वो सवाल की प्रेजेंटेशन हो जाएगी। बस प्रेजेंटेशन वो होती है जो सही हो, करने वाले को भी समझ आए और पेपर मार्क करने वाले को समझ आए, बस ये प्रेजेंटेशन है। एफओएच ठीक करते हैं। एफओएच प्रोडक्ट ए और बी में बांटने का तरीका, इस रेशो में बांटना। किसको इस रेशो में बांटना है? पूरी फैक्ट्री के सही एफओएच को। तो पहले देख लेते हैं कि एफओएच में तो नहीं कोई गलतियां। अभी मैं ए और बी में जाने की बजाय पहले टोटल एफओएच की बात कर रहा हूं। गिवन एफओएच कितने हैं? कैसे? ए और बी के अलग अलग दिए ना, तो हम उनको पहले मिला लेते हैं। 13 20 प्लस 14 40 2760। ये अभी इस वक्त पूरी फैक्ट्री के एफओएच हैं। अच्छा, मैंने इनको मिला इसलिए लिया कि एक बार सही टोटल निकाल लूं। चूंकि लेबर चेंज किया है तो हमें टोटल एफओएच निकालने के बाद इस रेशो में बांटना है। पहले मैं सही एफओएच निकाल रहा हूं। ये अभी कहां से फिगर ली? और देखें कोई गलती है एफओएच की? हाँ, वो जो 1 लाख रुपए को डायरेक्ट लेबर मान लिया था, असल में वो इनडायरेक्ट लेबर था, ये वाला। और कोई एरर है एफओएच का? नहीं। तो सही एफओएच बन गया 286000। और अब हम इस एफओएच को ए और बी में बांट देते हैं। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं, आपने ना इस सवाल में अभी ये परेशान नहीं होना कि इसका फॉर्मेट कैसे है। आपको कॉन्सेप्चुअली कैलकुलेशन समझ आ जाए तो जैसे जैसे कॉस्ट में तजुर्बा बढ़ता जाएगा, अटेम्प्ट दे दे के नहीं, क्लासेस पढ़ पढ़ के, तो ये फॉर्मेट प्रेजेंट करना ये बेहतर हो जाएगा। तो मैं अब ए और बी में इसको बांटने लगा हूं। और बचपन में मैथ पढ़ा होगा, पीआरसी में तो पढ़ा ही होगा। एक फिगर को जिस रेशो में बांटना है तो कैसे बांटते हैं? उस रेशो के टोटल से डिवाइड। चलो माशाल्लाह। तो हम 2860 को इस रेशो में बांटेंगे, यानी 22 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। और बी में बांटना है तो
12 से मल्टीप्लाई और 22 से डिवाइड। इसको इस डायरेक्ट लेबर की रेशो में बांटना है। ये सवाल में एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट 2 या 3 में लिखी हुई है ये बात, वो अंग्रेजी दोबारा पढ़ लें। 1 अब हमने मटेरियल कंज्यूम, लेबर कॉस्ट और एफओएच ये सारी सही कैलकुलेट कर ली। तो अब हम अपनी सारी मेहनत को कंक्लूड करके लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ए की जी 21-20 प्लस 1 मिलियन प्लस 13 लाख जी 442000 और बी 3240 प्लस 12 लाख प्लस 1560 जी 6 मिलियन। ये आ गई दोनों की सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और फाइफो है तो जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट बचे हुए हैं वो इन्हीं में से बचे हुए हैं। तो हम ये सारी मेहनत क्यों कर रहे थे? सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकली, अब इससे सही पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। ए के 44-20 में कितने यूनिट्स बने? ए के कितने यूनिट्स बने? ए के कितने यूनिट्स बने? ए के कितने यूनिट्स प्रोडक्ट, ए के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए? अच्छा, अब ना ये जो पहले करते आ रहे हैं काम, ये यहां से ऑनवर्ड वो काम बन गया कि आपको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अवेलेबल है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स का यूनिट्स ढूंढने सवाल में ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सेल्स है, एनआरबी की एडजस्टमेंट है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालनी, ये होमवर्क है। ये सॉल्व करने के बाद अब ये नॉर्मल सवाल बन गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक पहुंच गया हूं मैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स भी हैं, यूनिट्स भी हैं, अमाउंट भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी आ गई। नए मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स आप निकाल सकते हैं ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल्स को यूज करके। और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का सवाल है, एनआरबी का डाटा भी है। तो पहले आप यहां से यहां तक देख के लिखने को नहीं, दोबारा सॉल्व करें और फिर यहां से ऑनवर्ड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री निकालनी है। ये होमवर्क है। कल मैं इसका सोल्यूशन तो बता ही दूंगा क्योंकि सोल्यूशन तो इसका नहीं है आपके पास। ये सवाल पूरा करना ये होमवर्क है। कल फिर मैं अगला चैप्टर शुरू कराऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।